हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दर्पण स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 2022। भारत की राष्ट्रीय नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है, अभी हम प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। तो हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो शुरू करते हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 2022 नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय रसद नीति के बारे में। इसमें आप सुन रहे हैं एक लॉजिस्टिक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है ये आपके लिए। तो आप इसे समझिए। क्या होता है लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक एक बहुत एसेंशियल टर्म है। इसमें इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, कोई बनाई है आपने, कोई उत्पादन किया है, तो संसाधन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जो लॉजिस्टिक है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को कहीं पर उत्पादन किया है और उसे आप कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं जहाँ उसका कंज्यूम हो सके वो चीज़। तो ये सब जो चीज़ है वो आपका लॉजिस्टिक में आती है। समझिए दूसरे शब्दों में, जैसे कि आपने कोई चीज़ को भंडारण किया है, स्थानांतरण कर रहे हैं, किसी चीज़ में समन्वय या नियोजन जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे संबंधित चीज़ें, वो सारा आपका लॉजिस्टिक में आता है। उसका मूल्यांकन, उसके व्यवहारियों के तथ्यों के बारे में जो भी आप देख रहे हैं वो सब चीज़ें मिलाकर एक लॉजिस्टिक बनता है। यानी किसी चीज़ को, किसी संसाधन को एक उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर ले जाना आपका जो है लॉजिस्टिक है। इसे आप हिंदी में रसद कहते हैं, राष्ट्रीय रसद नीति क्योंकि ये है, तो लॉजिस्टिक का यहाँ पर अर्थ है रसद। तो अगला देखते हैं, नीति की आवश्यकता क्यों, नीति की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में आपको देखिए जो लागत है लॉजिस्टिक में, यानी कि परिवहन आदि में जो जुड़कर लागत लगती है हमारे देश में, तो जीडीपी का 14 से 18% हमारे यहाँ लागत खाली केवल लॉजिस्टिक में लग जाती है। तो ये जिससे हमारे यहाँ की लागत बढ़ती है, जबकि विश्व की औसत बात करें तो 8% है पूरे विश्व का। चीन की बात करते हैं, हमारे पड़ोस में है, उसका 9% है लॉजिस्टिक लागत पूरी जीडीपी का। यूएसए की यानी कि अमेरिका की बात करें या यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 8% है उनके यहाँ केवल। और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इन सब में बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश के मुकाबले। और हमारे देश में 14 से 18% के बीच लागत लगती है केवल लॉजिस्टिक, यानी परिवहन में, उसके समन्वय, भंडारण चीज़ों में। तो इससे उनका मूल्य बढ़ता है, जिससे वो मतलब हमारे यहाँ पर उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो फिर देखिए अगला इसमें क्या हो सकता है कि अधिक लागत से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे फ़र्क पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो हमारे चीज़ें होती हैं, हमारे उत्पादन होते हैं, उनका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में, उनका जो स्थानांतरण है, उसका जो भंडारण है, समन्वय है, इन सब चीज़ों में हमारा पैसा ज़्यादा लगता है। तो हमारी जो चीज़ें होती हैं महंगी हो जाती हैं। अब आप देखिए कि नई जो हमारी नीति है, लॉजिस्टिक पॉलिसी जो हमारी लाई गई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब इसमें क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, इसमें क्या चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किस तरीके से ये है। तो इसमें सबसे पहला मुख्य बिंदु तो यही होगा कि मुख्य फोकस जो रखेगी, इसका पूरा फोकस रहेगा सुधार पर, बदलाव पर, डिजिटल करने पर। यानी कि ये प्रक्रियाओं को सुधार करेगी। मान लीजिए आयात निर्यात की प्रक्रियाएं हैं हमारे देश की, या ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया है, उसमें जो सरलता है ताकि उनके नियम सरल बने, उसके जो बदलाव है वो सुधार करने की ओर चले, सुधार करने की कोशिश हो। क्योंकि पुरानी लॉजिस्टिक नीति है, पुराने समय के अनुसार है, तो समय बदलता है, नियम कानूनों की बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। तो वही है, डिजिटलीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार का डिजिटलीकरण पर भी बहुत फोकस रहा है डिजिटल इंडिया के तहत। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा देने की ध्यान रखा गया है इसमें। और बदलाव और सुधार बहुत महत्वपूर्ण इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आधार है। अगला इसका है जो इसमें कह सकते हैं इसके उद्देश्य क्या है, ये क्या चाहती है, क्यों कराया जा रहा है। आपको बताया लागत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें क्या करना है, लागत को ही कम करना है। भारत सरकार का उद्देश्य लागत को कम करना है ताकि उत्पादों का रेट कम हो सके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, और हमारा निर्यात बढ़ सके, क्योंकि उनकी मांग बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा। तो अब आपके लिए मतलब भारत सरकार का उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक निर्यात किया जाए हमारे देश का, ताकि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सके। प्रधानमंत्री जी का ये जो
जो विज़न है, लक्ष्य लेकर जो चल रहे हैं भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, तो वो तभी संभव हो सकता है जब भारत निर्यात करे। निर्यात मतलब अपना सामान बाहर विदेशों में बेचे। अच्छा, इसमें जो ध्यान दिया गया है वो छोटे उद्योगों को, एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग भारत में बहुत ज़्यादा हैं, इनको बढ़ा दिया तो भारत की इकोनॉमी को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। वही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन सकती है। अभी भारत बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है इकोनॉमी में दुनिया के स्तर पर, तो उद्योगों को भी बहुत इस पर फोकस किया गया है इस नई नीति के अंतर्गत। और फिर इसमें आपको एक डेटा साझा करते चलते हैं कि रसद प्रदर्शन सूचकांक जो हमारा 2018 में आया था, उसमें भारत की जो रैंक आई थी वो 44 नंबर पर थी। और भारत सरकार का जो उद्देश्य अब रखा गया है वो रसद प्रदर्शन सूचकांक के लिए 2023 तक जो आया है वो टॉप नंबर 10 के अंदर मतलब 10 नंबर पर आना है। 10वें नंबर पर भारत को काबिज़ होना है 44वें नंबर से, मतलब टॉप की तरफ बढ़ना है, नंबर 1 होने की तरफ बढ़ना है, लागत को कम से कम करने की कोशिश करनी है। तो ये इसके उसके मुख्य उद्देश्य हैं। नीति के अंतर्गत इसके क्या जो इस नीति को बनाने पर जो 4 स्तंभ लिए गए हैं, 4 पिलर्स ऑफ इसके जो लिए गए हैं, उसमें पिलर इस प्रकार हैं। ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पहला पिलर है। इसको क्या ध्यान किया गया है, इसमें प्लेटफॉर्म को डिजिटलीकरण करने के लिए ध्यान किया गया है ताकि डिजिटल करके समस्याओं का समाधान किया जा सके। समस्या समाधान के लिए लाया गया है ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। अगला इसमें लाया गया है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ULAP जो लाया गया है। इसमें क्या करना है, निर्माताओं और निर्यातकों को जो भी समस्याएं हैं प्रक्रिया के अंतर्गत, सर्विस के अंतर्गत, उन सब से मुक्त कराना, उन्हें सरलीकरण करना, उन चीज़ों का सरलीकरण करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जो मौजूदा सेवाएं हैं और सभी परिवहन में एक पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा। अगला है डिजिटल एकीकृत प्रणाली। जो डिजिटल एकीकृत प्रणाली है IDS, तो इंटीग्रेटेड डिजिटल जो उसमें सिस्टम है, प्रणाली है, IDS है। तेज़ और निर्बाध कार्य बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ताकि तेज़ और निर्बाध, तेज़ समझते हैं मतलब फ़ौरन से जल्दी काम हो सके, टाइम ना लगे, लेत लतीफ़ी ना हो। निर्बाध मतलब समस्याएं ना आए इसके अंतर्गत, ऐसा कार्य करने की कोशिश की जा रही है। और भारत सरकार के कुल मिलाकर 30 जो विभाग है इसमें जोड़ दिए गए हैं, इनका एकीकरण करा जा रहा है। इसमें से जैसे विमान आपका विभाग हो गया, वाणिज्य विभाग, सड़क, रेल, सीमा, तो ये विभाग जो है भारत सरकार के 30 विभागों को एकीकृत करके जोड़ दिया गया है ताकि हमारी समस्याओं को कम से कम किया जा सके और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके। इसमें जो अगला स्तंभ है नंबर 4 पर, व्यापक रसद कार्य योजना के अंतर्गत लाया गया है। इसमें क्या करा गया है, जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं, जैसे कि भंडारण के लिए कोई स्थान है तो वहां पर भंडारण किया जाएगा, तो वो भौतिक परिसंपत्ति होती है। परिसंपत्ति जो संपत्तियां हैं भौतिक रूप में हैं, उनका मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्ड पर लाया जाएगा उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो सेवाएँ हैं उनके बारे में भी दोबारा से अच्छे से एक बार रिव्यू करके देखा जाएगा। और जो इसमें क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। छोटे जो मंझोले उद्योगों के जो लोग हैं उसमें लगे हुए कारीगर हैं, जो उनके श्रमिक हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ा के, यानी कि हम कह सकते हैं स्किल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है उन्हें। और लॉजिस्टिक पार्क भी बनाने की इसमें प्लान रखा गया है। सो ये इसमें है। और इसकी महत्व अगर आपको बताएं कि भारत में जो कुशलता है उसे बढ़ाने का इसका महत्वपूर्ण काम करेगी। ये इसके महत्व होंगे, लागत प्रभावी बनाएगी, लागत को लचीला बनाएगी, टिकाऊ, ऐसा सिस्टम तैयार करना है। फिर आगे चलता है जो इसके नियम हैं उन्हें सुव्यवस्थित करने हमें ज़रूरत है इनके लिए कि हमें इसके लिए अपने नियमों को सुव्यवस्थित करना होगा। आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को भी कम करना होगा, रोज़गार के अवसर इससे बढ़ेंगे ऐसा करने से। तो हमारा इससे क्या होगा, ओवरऑल रोज़गार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत के जो माल है, भारत के उत्पादन हैं, उनकी जो कीमत है वो थोड़ी घटेगी, उनकी लागत कम होगी, उन्हें लाभ भी बढ़ेगा। तो क्योंकि लागत कम होगी तो उनका रेट कम होगा, और रेट कम होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मांग पर आएंगे। जब उनकी मांग होगी तो वो यूज़ किए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी बताइए ताकि उनका भी ये हेल्पफुल हो सके, दूसरों की स्टडी में भी काम आए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।